रात में 11 बजे मैं सो जाता था। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो रात में पढ़ते हैं। जो लोग रात में पढ़ते थे, अब मुझे कभी रात में अगर उठ गया, लोग वॉशरूम जाते हैं, अब आप देख रहे हैं कि इसके रूम की लाइट जल रही है, उसके रूम की लाइट जल रही है, आप घड़ी देखते हैं, अरे यार 2:30 बज गया, 3 बज गया, लोग अभी तक पढ़ रहे हैं। तो कभी कभार लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, ये लोग पढ़ रहे हैं। जब बहुत बार मेरे साथ ये चीज़ हो गई तो फिर एक दिन बैठ के मैंने कैलकुलेट किया कि मेरी पढ़ाई कितने घंटे की हो रही है। तो मैं सुबह 5 बजे के आसपास जग जाता था। तो मैंने देखा कि मिला जुला के 10 घंटा 12 घंटा मैं भी पढ़ रहा हूँ। मेरा शेड्यूल, मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक डिफरेंट है और लोगों का डिफरेंट है। वो रात में पढ़ाई शुरू करते हैं और देर रात तक पढ़ते हैं, फिर वो लेट मॉर्निंग में उठते हैं। कोई 9 बजे उठता है, कोई 10 बजे उठता है, और उसके बाद वो तैयार होते हैं। मैं 5 बजे उठता था। तो हमको अपने बॉडी क्लॉक को समझना चाहिए, मेरा शेड्यूल कैसा है, मेरी बॉडी किस चीज़ में कंफर्टेबल है, मुझे उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी चाहिए, अपनी पढ़ाई का साइकिल वैसा रखना चाहिए। दूसरी चीज़, जब तो बुक और मेरे दिमाग, ये दोनों का कनेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं कनेक्शन है, बात समझ में नहीं आ रही है, मन उब गया है, थक गया है, जहन काम नहीं कर रहा है, कोई ज़रूरत नहीं पढ़ाई करने की। बंद कीजिए, आराम कीजिए, कोई और काम कीजिए, खेलिए, फिल्म देखिए, कहीं घूम के आइए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक दिन में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैंने पूरे अपने सिविल सर्विस के तैयारी के दरमियान संडे को कभी पढ़ाई नहीं की। संडे में आराम से अपने कपड़े धोता था, अपने रूम को साफ करता था, मार्केट जाता था, घूम फिर करके आता था, कुछ खा पी करके आता था। क्यों? क्योंकि माइंड को फ्रेश होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपको सक्सेस मिलने के लिए कोशिश करना। अगर माइंड फ्रेश नहीं है, उसकी इफिशियंसी हाई नहीं है, तो फ़ायदा नहीं है। इसीलिए हमेशा आप अपने आप को फ्रेश माइंड के साथ पढ़ाई के लिए पेश कीजिए। जिस वक्त नहीं हो रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, 1 दिन 2 घंटे 4 घंटे कम पढ़ लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको कई महीने तक, बल्कि कई साल तक पढ़ाई करनी है। तो अपने आप को हेल्दी रखना ज़रूरी है, अपने माइंड को फ्रेश रखना ज़रूरी है। मैं हमेशा अपनी तैयारी के दरमियान सुबह उठता था, प्रेयर्स वगैरह करके मैं रनिंग या वॉकिंग के लिए चला जाता था। मैं रन करता था 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा में एक्सरसाइज करके वापस आता था, नहा धो करके फिर पढ़ाई के लिए बैठता था। क्योंकि बॉडी फ्रेश होना, हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। जब आप तैयारी कीजिएगा साल भर, तो आप देखिए सीजन्स आते हैं, उसमें गर्मी होगी, जाड़ों का सीज़न आएगा, बरसात होगी, आदमी को इन्फेक्शन होता है, बीमार होता है, तबीयत ठीक नहीं होती है, ये सबके साथ होगा। मैंने जब मेंस का एग्ज़ाम लिखा, मुझे फीवर था, मुझे सर्दी हो गई थी। तो ये नेचुरल है, कोई बहुत इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमको अपना ट्रीटमेंट लेना है, अपने आप को हेल्दी रखना है। और रोज़ शाम को 1 घंटे के लिए हम खेला करते थे, क्रिकेट खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया, कुछ खेल लिया। क्यों? क्योंकि इससे स्ट्रेस निकल जाता है। दोस्तों से बात कर ली, साथ में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे बात कर ली, पढ़ाई को छोड़ के बाकी दूसरी बात कर ली, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अपने आप को उसके लिए तैयार करना चाहिए। जब तक तैयार नहीं करेंगे, तब तक आप जो है इस रेस में कामयाब नहीं होंगे। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले अपने आप को आप फिजिकली और मेंटली, इमोशनली इस काम के लिए तैयार कीजिए, क्योंकि ये मेहनत जो है, ये इन चीज़ों का तकाजा करती है और ये कड़ी मेहनत है। जैसे मैंने पहले कहा कि आदमी को संन्यास लेना पड़ता है, तो सन्यासी को तपस्या करने के लिए फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, इमोशनली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, और उसका माइंड फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को करना ज़रूरी है, तभी जाकर हम आगे जा पाएंगे। अब उसके बाद हमको क्या करना है कि जैसे जैसे हम पढ़ाई करते जाएंगे, तो हम जो सिलेबस है सिविल सर्विस का, सिलेबस को साथ में देखते चलें। उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, और सिलेबस की एक्सपेक्टेशन क्या है, उसके लिए मेंस के जो क्वेश्चन पेपर हैं, पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल के पेपर्स मिल जाते हैं। आप उन क्वेश्चन को देखते चलिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं और मेरी खुद की तैयारी कहाँ है। तो जो गैप है, जो एक्सपेक्टेड लेवल है और जिस पर मैं हूँ, इस गैप को हमको समझना है और इस गैप को धीरे धीरे कम कर देना है। एक स्टेज आएगा कि बाय एंड लार्ज आपके पेपर सॉल्व होने लगेंगे,
आपको एक लेवल का कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। आप जितना अच्छे लोगों से डिस्कस कीजिएगा, अच्छे लोगों की कंपनी में रहिएगा, उनको ऑब्जर्व कीजिएगा, उतना ये सफ़र आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए पीयर ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है, इसमें बड़ी मदद मिलती है। एक ऐसे हॉस्टल में रहना, एक ऐसे सर्किल में रहना जहाँ और लोग भी तैयारी कर रहे हैं, वो सीरियस स्टूडेंट हैं, सिंसियर स्टूडेंट हैं, उनके साथ रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये है फाउंडेशन। इस फाउंडेशन के बाद अब बिल्डिंग को आप खड़ा करते हैं। बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए अब जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो है एडवांस स्टडी। जैसे आपने फाउंडेशन ले लिया, उसका आपको ईंट की ज़रूरत पड़ेगी, सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, बालू की ज़रूरत पड़ेगी, स्टील की ज़रूरत पड़ेगी, लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी ढंग से ये तैयारी है। तो आपको मालूम है कि इसमें एक पेपर ऑप्शनल का होता है और एक पेपर एसे का होता है, थोड़े से थॉट के पेपर होते हैं। तो ऑप्शनल जो है उसका लेवल मोर और लेस पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का है। हालांकि रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन की है, लेकिन तैयारी में, और जैसे कि मैं आपको पहले बताया, ये फर्स्ट पास द पोस्ट है, पहले आगे कौन आया। तो दूसरों से हमारी तैयारी बेहतर कैसे हो, इसके लिए मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करनी ज़रूरी है। तो आप क्वेश्चन पेपर निकाल के देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ऑप्शनल कौन सा चूज करना है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे वो सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, जो मुझे पसंद है, जिसको मैं पढ़ सकता हूँ, जिसके डेप्थ में मैं जा सकता हूँ। कई बार वो आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होता है, कई बार बिल्कुल नया सब्जेक्ट होता है। बहुत सारे इंजीनियर जो क्वालिफाई करते हैं, वो इंजीनियरिंग पास करने के बाद साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी ऐसे पेपर्स चूज करते हैं। कंफर्ट लेवल आपकी कैसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस कंफर्ट लेवल पे आप हैं, उस कंफर्ट लेवल से कौन सा सब्जेक्ट अलाइन है, वो सब्जेक्ट आप चूज कीजिए। ज़रूरी नहीं कि वो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन का पढ़ा हो, आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट आपको इंटरेस्ट करता हो। तो जब आप इस सब्जेक्ट को चूज कर लेंगे तो आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। तो ऑप्शनल केयरफुली चूज कीजिए, और ऑप्शनल में क्या लेवल का नॉलेज एक्सपेक्टेड है, उसके लिए आप सिविल सर्विस के जो मेंस के क्वेश्चन पेपर हैं उस ऑप्शनल के, उसको आप देख लीजिए एक नज़र। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। एक बार आपने उस चीज़ को कर लिया तो फिर आपको सब्जेक्ट ऑप्शनल का तैयार करना आसान होगा। अब चूँकि ऑलमोस्ट जीएस में 2 गुना ज़्यादा नंबर है ऑप्शनल से, इसलिए साथ ही साथ जीएस की तैयारी करनी ज़रूरी है। अब जीएस में आपको मालूम है कंपोनेंट जीएस के क्या है। हिस्ट्री एक मेजर कंपोनेंट है, ज्योग्राफी एक मेजर कंपोनेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक मेजर कंपोनेंट है, इंडियन इकोनॉमी एक मेजर कंपोनेंट है, करंट अफेयर्स एक मेजर कंपोनेंट है, पॉलिटी एक कंपोनेंट है, कुछ थोड़ा सा सोशियोलॉजी का, इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो एक कंपोनेंट है, स्टैटिस्टिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द थिंग्स और इवेंट्स वो एक बड़ा कंपोनेंट है, और बेसिकली वो रीजनिंग एबिलिटी को डिटरमिन करता है कि उससे डिटरमिन होता है कि रीजनिंग आपकी कैसी है। और सिंपल जो स्टैटिस्टिकल फिनोमेनन है, मीन है, मीडियन है, असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, एवरेजिंग है, डायग्राम्स हैं, ग्राफ्स हैं, इनको आप कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको बाद में सर्विस में भी काम में आती हैं। तो इसको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तैयारी मेंस की आप करें, मतलब मेंस के ऑप्शनल की और मेंस के जीएस के लिए उसका जो लेवल है उस लेवल पे अपने आप को आप लेके आए। एक बार वो लेवल आपका आ गया तो धीरे धीरे आपको प्रीलिम्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कंफर्टेबल लगने लगेगी। प्रीलिम्स की तैयारी फिर से शुरू कर दें, और इस पूरे पीरियड में जो आपका अप्रोच है, जो एटीट्यूड है, जिस ढंग से आप इस चीज़ को टेक कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको इंटरव्यू में काम आएंगी। तो जैसे आपको मकान बनाने में परसिवरेंस की ज़रूरत होती है, कई महीने या कई साल लग जाते हैं मकान बनाने में। आपने देखा होगा कि उसमें कोई गलती हो गई, उसको करेक्ट करना पड़ता है। उसमें आपको आप ये समझ लीजिए कि जिसको टेनासिटी कहते हैं, लगे रहना पड़ता है कि भाई हमारा मकान प्रॉपर बन रहा है। उसमें आपको पीयर रिव्यू भी होता है, लोग आते हैं कहते हैं साहब इसमें ऐसा हो गया, उसमें ऐसा हो गया। उसमें एक प्रॉपर प्लानिंग आपको लगती है, आपको उसका आर्किटेक्चर डायग्राम लगता है कि आप कैसे बनाएंगे मकान। वैसे सिविल सर्विस का है
कि आपको ऑप्शनल को भी तैयार करना है, आपको जीएस को भी तैयार करना है, आपको एसे को भी तैयार करना है, और गांधीयन स्टडीज थोड़ी सी एक छोटा पेपर है उसको भी तैयार करना है। और ये करते हुए आपको प्रीलिम्स की भी तैयारी करते रहना है। मेंस की तैयारी पहले होगी, प्रीलिम्स की उसके बाद होगी। बल्कि जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो प्रीलिम्स का मेजर पोर्शन ऑलरेडी कवर हो चुका होगा। जो थोड़ी चीज़ें बच जाएंगी आपको उसको फिर अलग से कवर करना है। न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है, मैगजीन पढ़ते रहना है। ऑन एन एवरेज जो मैंने महसूस किया है कि एक रीजनेबल इंटेलिजेंस के आदमी को प्रीलिम्स के लिए 8 घंटा डेडिकेटेड स्टडी और मेंस के लिए 10 से 12 घंटा डेडिकेटेड स्टडी ये लगता है। ये लगना ही है क्योंकि पेपर इतना वास्ट है, तो वो आपको उसके लिए तैयार होना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने फूड, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और मेंटल फ्रेशनेस का ध्यान रखना ज़रूरी है। जब आप इन चीज़ों को करने लगेंगे तो आपको बार बार रिपीटेडली अपने वीकनेसेस को समझ करके उसको इरेडिकेट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आप उसको कैसे दूर कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने दोस्तों की मदद ले सकते हैं, अच्छे गाइड की मदद ले सकते हैं, टीचर की मदद ले सकते हैं। जैसे आप मकान खुद से नहीं बनाते हैं, आप सामान मुहैया करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आप मिस्त्री रखते हैं, आप एक इंजीनियर रखते हैं, आप पेंटर को बुलाते हैं, आप कारपेंटर को लगाते हैं, तब जाकर मकान बनता है। तो उसी ढंग से आपको मदद लगेगी। यहाँ पे पेयर ग्रुप की मदद लगती है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की मदद लगती है, जो सिविल सर्विस को जानते हैं, आपके सीनियर हैं या पहले क्वालिफाई कर चुके हैं, आप उससे मशवरा ले सकते हैं। एक बात को समझ के चल के, जो मैंने खुद महसूस किया है कि हर आदमी का स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट अलग अलग होता है। तो जैसे मैंने अभी अपनी तैयारी की मिसाल दी थी कि कुछ लोग रात में पढ़ते हैं, कुछ दिन में पढ़ते हैं। वैसे कुछ लोगों का कुछ सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है या अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ का दूसरा होता है। आपकी खुद की कुछ स्ट्रेंथ होगी, आपकी खुद की कुछ वीकनेस होगी। तो आप किसी की स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा ओवरऑल मत होइए या किसी की वीकनेस से बहुत परफेक्ट मत होइए। आप खुद को एनालाइज करते रहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। तो मुझे मेरी वीकनेस पे काम करना है, मुझे अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। किसी की दूसरी हो सकती है, जो क्वालिफाई कर गए उनकी भी डिफरेंट होती है। तो आप उसको समझ के चलिए कि चीज़ें इस ढंग से मुझे करनी है ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। और हमेशा अपने आप को वीक टू वीक, मंथ टू मंथ एनालाइज करते रहिए कि आज से 3 महीने पहले जितना मुझे आता था, क्या आज मैं उससे बेटर पोजीशन पे हूँ। अगर बेटर पोजीशन पे हूँ तो मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, अगर वहीं पे हूँ तो मैं स्टैग्नेट कर रहा हूँ। तो स्टैग्नेशन क्यों हो रहा है उसको समझने का, और उसको दूर कैसे करना है उसको दूर करने का। रिग्रेट करके कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो वक्त निकल गया है, जा चुका है, आप उसको वापस नहीं ला सकते हैं। इसलिए रिग्रेट कभी नहीं होना लाइफ में। अपने स्ट्रेंथ्स को बढ़ाना है, अपने वीकनेसेस को कम करना है। जब भी पता लगे, जैसे भी पता लगे, अपने वीकनेसेस को कम करने की कोशिश शुरू कर देंगे। ये उसका तरीका है। कभी अपने आप को कोसना नहीं है, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने देना है, अपने आप को गालियाँ नहीं देनी है कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो ऐसा नालायक हूँ, मैंने अपना वक्त वेस्ट कर दिया। जहाँ पर भी गलती होती है उसे एक ही चीज़ सीखनी कि मुझे अगली बार ये गलती नहीं करनी है। इससे हम अपने आप आगे जाते जाएंगे। तो वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर इंटरव्यू आएगा। इंटरव्यू में भी बेसिकली वो आपके लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को टेस्ट करते हैं, सब्जेक्ट पर पकड़ को टेस्ट करते हैं। और सब्जेक्ट का मतलब आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, जो चीज़ें नॉर्मल नॉलेज में हैं, जो दुनिया में चल रही हैं, उसके बारे में। मेंस का जो एग्ज़ाम है उसमें कुछ चीज़ों को आप समझ लीजिए। एक तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो सीधे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब क्वेश्चन जो इंटर रिलेशनशिप के आएंगे, क्वेश्चन कहीं से उठा के दिया जा सकता है चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, इनके रिलेशनशिप को जांचने के लिए, इनके इम्पैक्ट को एसेस करने के लिए। अलग अलग सब्जेक्ट में क्वेश्चन का नेचर अलग अलग हो जाएगा। लेकिन ये जो बेसिक थीम है कि आपको ये नहीं बोलेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हिस्ट्री ले लीजिए तो अकबर का मनसबदारी सिस्टम कैसा था, इसके बारे में लिखिए। ये नहीं पूछा जाएगा। आपको ये पूछा जाएगा कि अकबर का जो मनसबदारी सिस्टम था उसका इम्पैक्ट, उसके जो ओवरऑल पॉलिसीज़ है, स्टेट की स्टेबिलिटी है, उस पर कैसा हुआ, रेवेन्यू सिस्टम पे कैसा हुआ, टैक्स कलेक्शन पे कैसा हुआ, और उसके चलते उसकी बाकी पॉलिसीज़ कैसे अफेक्ट हुई, या उसकी लेजेसी आज तक कैसे चली आ रही है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी मैंने शुरू में बात की थी मानसून के बारे में, तो सीधा क्वेश्चन ये हो सकता था कि मानसून जो है वो कैसा फेनोमेना है और उसके इम्पैक्ट क्या क्या है।
लेकिन अगर आज क्वेश्चन आएगा ज्योग्राफी में या इवन जीएस में, तो वो बोलेगा कि मानसून को आप बंगाल फ्लडिंग से या बिहार फ्लडिंग से रिलेट कीजिए, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे एसेस कीजिए, उसका इम्पैक्ट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क पे इम्पैक्ट एसेस कीजिए, उसका इम्पैक्ट आप जो है वहाँ के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे एसेस कीजिए। इस ढंग से जो चीज़ें हैं वो आपको असेसमेंट इस ढंग से करने के लिए बोलेंगे। खासतौर से जो शॉर्ट नोट्स हैं मेंस के, उसमें आपका ये जो अंडरस्टैंडिंग है इसको पूरी तरह से वो आजमा लेते हैं। तो वो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए कि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स उसको एक्सप्लेन करने के लिए आएंगे, एनालिसिस के आएंगे, असेसमेंट के आएंगे, जिससे कि एग्जामिनर आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सके कि किसी सब्जेक्ट के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, कि आप रट करके आए हैं या आप चीज़ों को समझते हैं और आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप मेंस में उस चीज़ को समझ लीजिए कि मेंस की तैयारी में ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ लिखने की कोशिश करनी चाहिए आदमी को। लिखने से क्या होता है कि आपको फ्लो एक मिलता है और आपको एक आइडिया आता है कि मैं कितनी देर में कितना लिख सकता हूँ। और आपको मालूम है कि जब आप 3 घंटे लिखेंगे तो आपका हाथ भी दुखेगा, आपका पेन भी खराब होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको साथ में करते रहना चाहिए ताकि एक आदत सी बनी रहे। अब जब इन चीज़ों को आपने कर लिया तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो जाएगी कि आपका ओवरऑल ग्रोथ कैसा है। और आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो हो सकता है कि आपको फर्स्ट टाइम में सक्सेस ना मिले, मैक्सिमम लोगों को नहीं मिलती है। कभी भी उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। उससे मुझे ये देखना है कि मैं कहाँ कम पढ़ रहा हूँ, मेरी वीकनेस क्या है, शॉर्टकमिंग्स क्या है, और मैं उसको कैसे रेक्टिफाई करूँगा, मैं उसको दूर कैसे करूँगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लोग हिंदी मीडियम से या मराठी मीडियम से एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए जैसे लोक सत्ता एक बड़ी अच्छा न्यूज़पेपर है, और हिंदी में जनसत्ता एक अच्छा न्यूज़पेपर है। टीवी चैनल्स में भी कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो थोड़े रीजनेबल हैं, बाकी तो बहुत बायस्ड हैं। NDTV में मुझे लगता है कि एक ठीक ठाक सा चैनल है। आप अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो क्विंट वगैरह जो चीज़ें हैं वो अच्छी हैं, लेकिन आज भी जो मैगजीन सबसे अच्छी है वो फ्रंटलाइन ही है, जहाँ तक मेरी असेसमेंट है। तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को करते रहिए, धीरे धीरे आपका प्रोग्रेस आने लगेगा। अपनी वीकनेस से सीखिए। याद रखिए जो गिरता है अगर वो उठ के खड़ा हो गया तो फिर दौड़ेगा, फिर चलेगा, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो वहीं पे बैठा रह गया, उठा नहीं, वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि हम अपनी हिम्मत कभी नहीं छोड़ें, हिम्मत कभी नहीं हारें, हम लगे रहें। हम लगे रहेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, हम लगे रहेंगे तो हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, लेकिन हम लगे रहेंगे तो हो जाएगा। मैं लोगों को जानता हूँ जो 7th अटेम्प्ट में क्वालिफाई किए हैं, वो लगे रहे। आप समझिए कि 7th अटेम्प्ट का मतलब है 7 साल अपनी ज़िंदगी को उन्होंने इस पे लगा दिए। और मेरा वो बैचमेट IAS में है अभी। तो आपको इस बात को समझ के चलना चाहिए कि चीज़ें इस हिसाब से होती हैं, और हर आदमी इतना फॉर्चुनेट नहीं होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो क्वालिफाई कर जाए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि हम इस ढंग से शुरू करेंगे तो वी विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। याद रखिए, हम लोगों ने जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है, ये हम कोई बहुत एक्सेप्शन लोग नहीं हैं, ठीक है, एक रीजनेबल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, लेकिन हम बहुत कड़ी मेहनत करने वाले लोग हैं। हमने बरसों इसके लिए कोशिश किया, डिवोट किया अपनी लाइफ को, इसीलिए आज हम यहाँ तक पहुँचे। अगर आप करेंगे तो आप भी पहुँच जाएंगे। बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होना, बहुत इंटेलिजेंट होना, बहुत अच्छी मेमोरी होना, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं है। एक एवरेज इंटेलिजेंस का आदमी मेहनत करेगा तो यहाँ तक पहुँच सकता है। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल ऐसी है कि आपको 2 नंबर्स का गुना अगर 100 लाना है तो हो सकता है 1 into 100 आप कर लें, तब भी 100 आ जाएगा। 2 into 50 करें, 100 हो जाएगा। 4 into 25 करें, 100 आ जाएगा। 5 into 20 करें, 100 हो जाएगा। तो और so on and so forth। तो डिपेंड करता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपकी मेमोरी कितनी शार्प है, वो ले लें, और आपको मेहनत कितनी करनी है। कुछ लोग जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, उनको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है, और जो एवरेज इंटेलिजेंस के आदमी होते हैं उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन याद रखिए कि लास्ट में आउटपुट जो होता है वो सिर्फ इंटेलिजेंस या ब्रिलियंस से नहीं होता है, ब्रिलियंस इनटू मेहनत, इससे होता है।
और बहुत सारे लोग जो क्वालिफाई किए हैं वो कोई एक्सेप्शनल लोग नहीं होते, वो हमारे आपके जैसे लोग हैं जो कि कोशिश करने से, मेहनत करने से यहाँ तक पहुँच गए हैं।